नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक है संविधान की प्रमुख विशेषताएं। संविधान की प्रमुख विशेषताएं। दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में सवाल बनते हैं। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे क्या कारण है। दोस्तों भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत ही विस्तृत दस्तावेज है। इसको लंबा बनाने के पीछे कारण क्या था? भौगोलिक कारण, ऐतिहासिक कारण, सभी राज्यों के लिए एकल संविधान का प्रावधान, संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व, या उपर्युक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। आइए दोस्तों उत्तर की चर्चा करते हैं। दोस्तों भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे ये चारों कारण थे, अर्थात आंसर ई, उपर्युक्त में एक से अधिक। जैसे भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण का मतलब हुआ कि भारत जो है विविधताओं वाला देश है। यहाँ अनेक प्रकार के जाति समुदाय रहते हैं। ठीक है दोस्तों, विविधता वाला देश है, इसे कारण यह भौगोलिक कारण भी सही है। दूसरा है ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण से मतलब है कि भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 का हमारे संविधान पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है। ठीक है दोस्तों, हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो डायरेक्ट 1935 के अधिनियम से लिया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक कारण भी एक वजह है हमारे संविधान को विस्तृत बनाने में। तीसरा है सभी राज्यों के लिए एकल संविधान का प्रावधान। हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, सभी के लिए एकल ही संविधान है, इसलिए भी हमारा संविधान बड़ा बन गया। चौथा है संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो उस समय कानून विशेषज्ञ अधिक मात्रा में थे, जिन्होंने संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे अपना योगदान भी दिया है। ठीक है दोस्तों, अतः आंसर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में एक से अधिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं क्या है। भारत एक संसदीय प्रणाली वाला देश है। कैसा देश है? संसदीय प्रणाली वाला। तो इस भारत का जो संसदीय प्रणाली है इसकी विशेषताएं क्या है? वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालिका की उपस्थिति, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका के संयुक्त जवाबदेही, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, निचले सदन का विघटन, या उपर्युक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों इसका आंसर होगा ई, उपर्युक्त में एक से अधिक। कैसे? दोस्तों भारत में जो कार्यपालिका है वह दो टाइप का है, एक वास्तविक भी है और एक नाम मात्र का है। वास्तविक जैसे प्रधानमंत्री, नाम मात्र का जैसे राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, यह हमारे देश की संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। दूसरा है विधायिका के समक्ष कार्यपालिका के संयुक्त जवाबदेही। विधायिका कार्यपालिका के प्रति हमेशा जवाबदेह होता है, यह संसदीय प्रणाली का विशेष गुण है। तीसरा है विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। हमारे देश के जितने भी विधायक हैं उसको मंत्रियों की सदस्यता रहता है, अर्थात मंत्री जितने भी मंत्री हैं वह विधायिका का सदस्य होते हैं। बिना विधायक के सदस्यता लिए मंत्री नहीं बन सकते। ठीक है दोस्तों, यदि बनते भी हैं तो सिर्फ 6 महीने के लिए बनते हैं, उसके बाद विधायिका की सदस्यता लेनी ही पड़ेगी, अन्यथा उनकी मंत्री का पद खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यह हमारे देश की संसदीय प्रणाली की विशेषता है कि विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होनी चाहिए। चौथा है निचले सदन का विघटन, अर्थात लोकसभा, विधानसभा
का विघटन। 5 साल के बाद लोकसभा और विधानसभा का विघटन हो जाता है, या उससे पहले भी हो सकता है यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो। ठीक है दोस्तों, तो भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं ये चारों है। इनके अलावा 2 प्रावधान और है, जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, पीएम या सीएम का नेतृत्व। यह संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। तो पीएम और सीएम क्या होते हैं, ये नेतृत्व करते हैं। इसके अलावा बहुमत दल वाले, जो बहुमत दल जिनके पास बहुमत होती है ना, वह क्या होता है, वो सत्ता में आते हैं। तो बहुमत दल वाले की सत्ता, यह संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 29 से 30, या उपर्युक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है, अर्थात आंसर डी। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचार दिया गया है किसमें, 32 में। 14 से 18 में समानता का अधिकार है। 14 से 18 में समानता का अधिकार है। 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध जैसे बाल श्रम का निषेध, बलात् श्रम का निषेध। ठीक है दोस्तों, यह शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है, आर्टिकल 23 से 24। और सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 से 30। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया। 1949 में, 1950 में, 1976 में, 2002 में, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में कब शामिल किया गया। हमारा संविधान का जब निर्माण हुआ था उस समय मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, उसे बाद में जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। किसके, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया, अर्थात आंसर होगा सी, 1976। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 2002 में 86वें संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य को रखा गया था। ठीक है, और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और जोड़ दिया गया, अर्थात टोटल कितने मूल कर्तव्य है, 11। ठीक है दोस्तों, इसको भाग 4A में रखा गया है, 4A, और अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, भाग 4A अनुच्छेद 51A 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को रखा गया था, और 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य को रखा गया, अर्थात टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं अभी, 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5,
किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे? धार्मिक निर्देश आप शैक्षिक संस्थान में नहीं दे सकते हैं, या किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 28, प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों, किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में धार्मिक निर्देश नहीं दिए जा सकते हैं अनुच्छेद 28 के तहत, अर्थात आंसर होगा डी, आर्टिकल 28, अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कर के लिए बाध्य नहीं कर सकते आप। अनुच्छेद 27। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 कहता है कि हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने और इसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी धर्म को अपनाने का अधिकार। ठीक है दोस्तों, अपनाने का अधिकार है अनुच्छेद 25 के तहत। और अनुच्छेद 29 कहता है कि नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार। भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित रख सकते हैं अनुच्छेद 29 के तहत। ठीक है दोस्तों। और 28 में सरकारी शैक्षिक संस्थान में आप धार्मिक निर्देश नहीं दे सकते। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 6। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा? समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के तहत बताया गया है। राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगा। किसके तहत? आर्टिकल 44 के तहत। ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 40 तो पंचायतों का गठन से संबंधित है। पंचायत का गठन आर्टिकल 40। 41 कहता है, आर्टिकल 41 के तहत काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार है। 41 काम पाने का अधिकार है। काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, बेकारी में, बुढ़ापा में संरक्षण का अधिकार, लोक सहायता का अधिकार, लोक सहायता, काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, बुढ़ापा में या निःशक्तता में लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 के तहत है। ठीक है। और अनुच्छेद 42 कहता है काम के न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना। 41 में काम पाने का अधिकार है और काम जो मिलेगा वह न्याय संगत होनी चाहिए। अनुच्छेद 42 के तहत काम की न्याय संगता, प्रसूति की सहायता, प्रसूति की अवस्था में सहायता, यह सब किस में है? अनुच्छेद 42 में है। ठीक है दोस्तों। और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। ठीक है, हो गया सारा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7। मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया?
मतदान करने की उम्र पहले 21 वर्ष था, उस 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर किया गया। कब कब किया गया? 1988 में, 1989 में, 1990 में, 1987 में। और प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों, मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन द्वारा 61वें संशोधन द्वारा किया गया। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा 1989 में किया गया। कब किया गया? 1989 में। आंसर होगा बी। आपको संविधान संशोधन पूछे तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। संविधान संशोधन का नाम है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 और ये किया कब गया? 1989। ठीक है दोस्तों, मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 1989 में किया गया। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 8, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360 या उपर्युक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए दो प्रावधान दिए गए हैं। पहला अनुच्छेद 356 और दूसरा अनुच्छेद 365। ये दोनों प्रावधान के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। अनुच्छेद 356 कहता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता, संवैधानिक तंत्र की असफलता, जो संविधान का जो प्रावधान है, ठीक है, वो संवैधानिक जो तंत्र है वो यदि असफल हो जाए किसी भी राज्य में तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अनुच्छेद 365 कहता है कि केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता, यदि केंद्र कोई राज्य को केंद्र यदि कोई निर्देश दे रहा है, ठीक है, और वह निर्देश को पालन करने में राज्य असफल हो जाता है, केंद्र के निर्देश को पालन करने में असफल, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा आर्टिकल 365 के तहत। ठीक है, यही क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 दोनों आंसर होगा, अर्थात आंसर ई, उपर्युक्त में एक से अधिक। ठीक है, और अनुच्छेद 352 क्या है? तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल को बताता है, राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल। और 360 क्या है? 360 तो वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, त्रिस्तरीय सरकार की स्थापना कब किया गया? 1991 में, 1993 में, 1992 में, 1994 में, या उपर्युक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों, त्रिस्तरीय सरकार की स्थापना 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में किया गया। आंसर सी, 73वें और 74वें। 73वें द्वारा पंचायत और 74वें द्वारा नगर पालिका। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्या है? त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, अर्थात ग्राम पंचायत और नगर पालिका की व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, ये कब लागू हुआ? 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 में। आंसर होगा सी,
त्रिस्तरीय सरकार की स्थापना कब की गई? 1992। क्वेश्चन नंबर 10, सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 2010 में, 2011 में, 2012 में, 2013 में, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों, सहकारी समिति को 97 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, कितने? 97 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2011 में सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, आंसर होगा बी। आंसर कौन सा होगा? बी, 2011। ठीक है दोस्तों, यदि भाग पूछ ले कि सहकारी समिति को किस भाग में रखा गया है, तो भाग होगा 9B। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद पूछ ले तो 243 से 243 तक, 243 से लेकर 243 तक। ठीक है दोस्तों, भाग 9B। ठीक है, संवैधानिक संशोधन 97 वर्ष 2011। ठीक है, यहां तक। क्वेश्चन नंबर 11, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के, अमेरिका के, आयरलैंड के, कनाडा के, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों, एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, अर्थात आंसर ए। ठीक है दोस्तों, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है, मूल अधिकार। ठीक है, आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक। ठीक है, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है संघीय व्यवस्था और शीर्ष शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ये सब क्या है? कनाडा के संविधान से लिया गया है, संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से। ठीक है, तो एकल नागरिकता कहां से लिया गया? ब्रिटेन से, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 12, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों, समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, आंसर ए। ठीक है दोस्तों, जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया? जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन। जब आपातकाल लागू होता है, ठीक है, तो मूल अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है। आपातकाल के समय मूल अधिकार क्या होता है? स्थगन। यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया गया है? सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, मूल कर्तव्य लिया गया। इसके अलावा प्रस्तावना में न्याय का आदर्श भी कहां से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है। प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना में जो न्याय की बात की गई है वह सोवियत संघ से ही लिया गया है, और मूल कर्तव्य भी सोवियत संघ से लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक, और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श। फ्रांस के संविधान से लिया गया है गणतंत्रात्मक,
मात्रात्मक। और इसके अलावा समता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये सब फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन था समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर ए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, जापान के संविधान से, भारत शासन अधिनियम 1935 से, या ब्रिटेन के संविधान से, या प्रयुक्त में एक से अधिक, या कोई भी नहीं। दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आंसर ए। जापान के संविधान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान के संविधान से। ठीक है दोस्तों, और भारत शासन अधिनियम 1935 से, इसे तो बहुत सारे प्रावधान लिया गया है, जैसे संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण। ये सब किससे लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ब्रिटेन के संविधान से, तो ब्रिटेन के संविधान से अभी आपने देखा, एकल नागरिकता, ठीक है, संसदीय शासन, संसदीय शासन, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। तो क्वेश्चन था संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, दल बदल के आधार पर विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता किस अनुसूची में बताया गया है? दल बदल के आधार पर विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता किस अनुसूची में बताया गया है? यदि कोई विधानसभा का सदस्य दल बदल करता है तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। या किस अनुसूची में बताया गया? 10वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, या प्रयुक्त में एक से अधिक, या कोई भी नहीं। दोस्तों, दल बदल के आधार पर विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता अनुसूची 10 में बताया गया है, 10वीं अनुसूची में। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा, 52वें संशोधन 1985। ठीक है दोस्तों, अनुसूची कौन सा? 10वीं अनुसूची, 52वें संविधान संशोधन और वर्ष 1985 में दल बदल के आधार पर विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता की बात की गई है। ठीक है, 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में दोस्तों भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन की बात की गई है। 9वीं अनुसूची में भू सुधार, जमींदारी उन्मूलन 9वीं अनुसूची में कहा गया है। 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में दोस्तों भाषा से संबंधित है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा के बारे में 8वीं अनुसूची में बताया गया है, भाषा। 7वीं अनुसूची में, तो 7वीं अनुसूची में दोस्तों इसमें सब्जेक्ट को यानी केंद्र और राज्य और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांट दिया गया है। शक्तियों का विभाजन किया गया है 7वीं अनुसूची में, शक्ति का बंटवारा, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, सब किसमें है? 7वीं अनुसूची में। ठीक है, क्वेश्चन था दल बदल के आधार पर विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता, अनुसूची 10 ए। क्वेश्चन नंबर 15, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रबंध किस अनुसूची में दिया गया है? जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है उसके प्रशासन का उपबंध किस अनुसूची में बताया गया है? 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 4थी अनुसूची, 3री अनुसूची,
प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में 5वीं अनुसूची में बताया गया, आंसर ए। ठीक है, 6ठी अनुसूची में क्या बताया गया है? तो 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के प्रशासन के बारे में बताया गया है। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के प्रशासन के बारे में 6ठी अनुसूची में बताया गया है। 4थी अनुसूची में क्या कहा गया है? तो 4थी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची में कहा गया है। तीसरी अनुसूची में क्या कहा गया है? दोस्तों, तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, जो उम्मीदवार लोग होते हैं, उम्मीदवारों की शपथ के बारे में कहा गया। किसके बारे में? शपथ, तीसरी अनुसूची में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, पंचायत की शक्तियों का प्रावधान किस अनुसूची में दिया गया है? प्रथम अनुसूची, दूसरी अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। पंचायत की शक्तियों का प्रावधान। दोस्तों, पंचायत की शक्तियों का प्रावधान 11वीं अनुसूची में कहा गया, आंसर सी। ठीक है दोस्तों, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका। 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्ति। पहली अनुसूची में इसमें राज्यों का नाम, संघ राज्य क्षेत्रों का नाम दिया गया है। राज्य, संघ राज्य का नाम दिया गया है प्रथम अनुसूची में। और दूसरी अनुसूची में कहा गया है परिलब्धियां पर भत्ते, विशेषाधिकार, इससे संबंधित प्रावधान है। जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन लोगों को क्या क्या परिलब्धियां मिलेंगी, क्या क्या भत्ते मिलेंगे, क्या क्या विशेषाधिकार होंगे, ये सब किसमें है? दूसरी अनुसूची में है, भत्ते से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, भत्ते, विशेषाधिकार दूसरी अनुसूची में कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों, संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र का उल्लेख अनुच्छेद 1 में कहा गया है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 1, आंसर ए। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? दोस्तों, अनुच्छेद 2 में उन राज्यों के बारे में बताया गया है जो भारतीय संघ के हिस्सा नहीं है। ठीक है, उसके प्रवेश और गठन से संबंधित है, अर्थात नए राज्य के गठन से संबंधित है। नए राज्य के गठन के बारे में अनुच्छेद 2 बताता है। ठीक है, अनुच्छेद 3 क्या है? अनुच्छेद 3 है वर्तमान राज्यों में, जो भी वर्तमान में जो राज्य है उस राज्य में परिवर्तन से संबंधित है। जैसे नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, यह सब किस में है? आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 2 में था कि नए राज्य का गठन, जो पहले से राज्य नहीं है वह यदि राज्य बनता है तो वो आर्टिकल 2 के तहत आएगा। और आर्टिकल 3 जो पहले से ही राज्य है उसमें यदि परिवर्तन करते हैं, जैसे नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, तो आर्टिकल 3 में आएगा। और आर्टिकल 4 क्या है? इसमें कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन या नए राज्यों के निर्माण, इसको संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात जो अनुच्छेद 2 था, अनुच्छेद 3 था, इस अनुच्छेद 2 और 3 को संवैधानिक संशोधन अधिनियम 368 के तहत नहीं माना जाएगा। यह बोलता है अनुच्छेद 4।
ठीक है। अनुच्छेद 2 के तहत जो प्रावधान होंगे, अनुच्छेद 3 के तहत जो प्रावधान होंगे, उसको अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। यह बोलता है अनुच्छेद 4। ठीक है, तो आंसर हो गया संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख अनुच्छेद 1 में है। क्वेश्चन नंबर 18, आज का लास्ट क्वेश्चन। निर्वाचन का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 6, भाग 9, भाग 15, भाग 20 या उपर्युक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। निर्वाचन का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? दोस्तों, निर्वाचन का प्रावधान संविधान के भाग 15 में किया गया है, अर्थात आंसर सी, भाग 15। भाग 6 में क्या है? तो भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। राज्य सरकार के बारे में भाग 6 बताया गया है। भाग 9 में क्या बताया गया है? दोस्तों, भाग 9 में पंचायत के बारे में बताया गया है। ठीक है। भाग 15 में निर्वाचन, ठीक है। और भाग 20 में क्या कहा गया है? तो भाग 20 में संविधान का संशोधन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 368 है ना, संविधानिक संशोधन, यही संविधान संशोधन, संविधान संशोधन भाग 20 आर्टिकल 368। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यही था आज का प्रश्न। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, घंटे का बटन दबाइए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।